So now it's time to hear from Ludhiana's own industry legend, Mr. Upkar Singh Ahuja, CMD, Newsvan Group and President CICU. नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लंच के बाद मुझे पता है कि भोजन की एनर्जी थोड़ा आपको सुस्त करेगी, लेकिन आपकी बिजनेस की ऊर्जा आपको तत्पर बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ये मौका फिर आपके पास नहीं आने वाला है और आप इस मौके का जितना लाभ उठा पाएंगे वो आपके बिजनेस की बेहतरी के लिए काम आएगा। तो इसी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ मैं स्वागत करना चाहता हूँ उपकार सिंह आहूजा जी का। इस सेशन की एक खासियत ये है कि इसमें ज्यादातर सवाल आपके होने वाले हैं, तो जो भी हम बातचीत करेंगे और उसके आधार पे, क्योंकि सर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन रन करते हैं। इन्होंने लुधियाना में पहला एसोसिएशन स्टार्ट किया था और जो भी बिजनेसेस आगे बढ़ने होते हैं, खास करके एक छोटे उद्यमी या एमएसएमई उद्यमी जो होते हैं, उनके लिए इन एसोसिएशंस का हेल्प या मार्गदर्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे से ज्यादा आप अपने सवाल तत्पर करके रखें और जब भी मौका आए अपने सवाल पूछें और जितना लाभ उठा सकते हैं उठाएं। सर से मैं सीधा आना चाहूंगा सर, आपकी जो एसोसिएशन है CISU या इस तरह की जो भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, वो MSME के जो उद्यमी हैं उनको किस प्रकार से हेल्प कर सकती है या क्या उनका मार्गदर्शन कर सकती है? देखिए, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो पंच लाइन है वो बियॉन्ड बाउंड। तो MSME का जो भी चैलेंज है, ये वी चेंज विद द चैलेंज। जैसे कोविड आ गया, हमने कोविड में गवर्नमेंट को 3 करोड़ रुपया इकट्ठा करके दिया, 1 लाख वैक्सीन लगाई। ऐसे ही जैसे जरूरत आ जाती है, हम अपनी उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो प्लान है या अपने प्रोग्राम है चेंज कर लेते हैं। वैसे जो हमारे जो की पिलर है उसमें सबसे पहले तो स्किल डेवलपमेंट है। हमारी एक पुरानी बिल्डिंग है, उसको हम स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं और जितने भी यूथ वहाँ स्किल लेते हैं वो 100% एम्प्लॉई हो जाते हैं, क्योंकि लुधियाना की इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेंड एम्प्लॉई है उसकी जरूरत रहती है और जो हम स्किलिंग करते हैं वो एज पर नीड ऑफ द इंडस्ट्री का। दूसरा, इसके अलावा अभी हम एक जॉब फेयर लगाने जा रहे हैं 1 जुलाई। उसमें अप्रॉक्सीमेट 3000 के करीब यूथ को हम जॉब्स देंगे। उसमें बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा होल्डर, 10th 12th पास लोगों को जॉब देंगे। इसके अलावा रिसेंटली हमने इनिशिएटिव लिया, दैट इज सेंटर फॉर एक्सीलेंस। वी हैव एस्टैब्लिश्ड ए सेंटर फॉर एक्सीलेंस एट CICU फोकल पॉइंट। उसका पीछे का कारण क्या है कि जैसे हम एग्जीबिशन में जाते हैं, यूरोप जाते हैं, वहाँ से हम भी एक सैंपल लेके आते हैं। हमारे जो कंपीटिंग कंट्रीज हैं, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, वो भी एक सैंपल लेके आते हैं और वो सैंपल विदिन से 1 मंथ सैंपल अपना काउंटर सैंपल सबमिट कर देते हैं, जबकि हमारी इंडस्ट्री वो अभी स्टडी करती रहती है कि कैसे होगा। तो वहाँ पे हमने काफ़ी हाई एंड इक्विपमेंट लगाए हैं, जैसे कि ब्लू रे स्कैनर है, 3D प्रिंटर है और हाई एंड सॉफ्टवेयर है, ताकि कोई भी MSME वहाँ जाए, अपना प्रोडक्ट लेके जाए, उसको जितनी भी उस प्रोडक्ट बनाने के लिए ड्राइंग चाहिए, जो भी चाहिए, हम कंपोनेंट से रिवर्स इंजीनियरिंग करके दे सकते हैं। और वो सेंटर मुझे आपको बता के खुशी होगी कि पिछले 2 महीने पहले ही हमने शुरू किया था और वहाँ पे जो फुटबॉल है, जहाँ पे जो सर्विसेज यूज की जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है, वो बिजी रहता है। मुझे लगता है कि उसकी कैपेसिटी हमें आने वाले टाइम में डबल करनी पड़ेगी। उसके अलावा वहाँ पे हम हाई एंड ट्रेनिंग भी देते हैं, सॉफ्टवेयर की, रिवर्स इंजीनियरिंग की, जो इस एरिया में कहीं नहीं दी जाती। हम ASTC जो ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है उसके साथ हमने एफिलिएशन की है और सर्टिफाइड कोर्स। तो वो मुझे लगता है कि एक जो हमारा यूनिक प्रोजेक्ट है, जो यूनिक इनिशिएटिव है, उससे आने वाले दिनों में MSME इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा और भी है, जैसे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में हम काम करते हैं। यंग बिजनेस लीडर फोरम है, 500 के करीब यूथ है हमारे पास जो बिजनेस में बिजनेस नॉट स्टार्टअप, क्योंकि आप आज इटली की बात करो तो वहाँ कंपनियाँ 1x पे मतलब बहुत सस्ती बिक रही है और उसका कारण यही है वहाँ सक्सेशन प्लानिंग। यहाँ पंजाब में भी लोग बहुत ज़्यादा लोग
कनाडा, अमेरिका, दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमने ये YPLM इसलिए बनाया कि यूथ अपना एक नेटवर्क बनाए और जो उनके चैलेंजेस हैं वो आपस में शेयर करें, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम डिजाइन करें। तो वो बड़ा एक हमारा सक्सेसफुल वर्टिकल है। इसके अलावा बहुत सी दूसरी एक्टिविटीज हैं, आगे जैसे डिस्कशन चलेगी आई विल कीप यू। मतलब आपकी बात से एक चीज जो मुझे समझ आ रही है कि एमएसएमई के अपग्रेडेशन से रिलेटेड, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स का हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का हो, चाहे एक्सेलेंस का मामला हो, आप बतौर CISU इनको हल करने में, इनको आसान करने में मदद करते हैं। आपने अभी कनाडा, इटली का एग्जाम्पल दिया। एक बार बार कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी के तौर पे एमएसएमई जो है हमारी वो पिछड़ जाती है। आपसे हमारी बातचीत हो रही तो आपने कहा कि आप अलग अलग 34 देशों के अंदर एक्सप्लोर कर चुके हैं, देख चुके हैं, अनुभव है आपका। तो उसके आधार पे अगर देखते हुए मैं आपसे जानना चाहूँ, या हमारे जो साथी यहाँ पे बैठे हैं वो जानना चाहें कि कैसे हम अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर सकते हैं, या टेक्नोलॉजी किस तरीके से उन देशों में जो बेहतर है वो हम अपने यहाँ पे ला सकते हैं, जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में मदद कर सकें। देखो, टेक्नोलॉजी लाने के दो ही तरीके हैं। या तो हम जो एकेडमी है, जो हमारे इंस्टीट्यूट है, IITs है और काफी इंस्टीट्यूट है, उनसे टाई अप करके उनकी जो रिसर्च है या तो ज्वाइंट रिसर्च करें, या जो उनकी रिसर्च है उसको हम कमर्शलाइज करें। मगर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये वाला मॉडल सक्सेसफुल है। आप US की बात करो तो वहाँ एक नॉर्थ कैरोलिना ट्रायंगल है, वहाँ इंडस्ट्री भी है, इंस्टीट्यूट भी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, और वहाँ पे वो रिसर्च करके चीजें कमर्शलाइज कर रहे हैं। जो दूसरा तरीका है वो तरीका है कि हम किसी से बाहर की कंपनी से कोलैबोरेशन करें। जो वो बाहर से कोलैबोरेशन है वो बड़ी कॉस्टली है, और जो भी कंपनी आपको टेक्नोलॉजी देती है वो बहुत कॉस्ट चार्ज करती है। सो ये एक बड़ा इंडस्ट्री के लिए आप कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल की बात है। और गवर्नमेंट ने यहाँ लुधियाना में 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। एक ऑटो पार्ट्स रिसर्च एंड ऑटो पार्ट एंड हैंड टूल्स है, एक बाइसिकल एंड सिविंग मशीन है, और एक बटाला में मशीन। ये सेंटर काफी इनके पास रिसोर्सेज हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये रिसर्च ना करके ये खाली कुछ टेस्टिंग करके या कुछ ट्रेनिंग करके अपना डे टू डे एक्टिविटीज पूरी कर रहे हैं। इसको हम गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम कहते हैं कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज करके इन सेंटर को स्ट्रेंथ किया जाए। अगर पैन इंडिया देखो तो जो इंडिया की टेक्नोलॉजी है, जितनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होनी चाहिए थी, हम उतनी नहीं कर पाए। आप टेक्सटाइल में देखो, इंजीनियरिंग टेक्सटाइल हमारे बड़े वीक हैं। आप स्टील में देखो, 30,000 करोड़ का जो हाई एंड स्टील है हम आज भी इम्पोर्ट करते हैं। इसके अलावा ऑटो कंपोनेंट्स में देखो तो मैं लुधियाना में बताता हूँ कि हम 1 लाख रुपए में एक ट्रक मटेरियल का भर देते हैं, जबकि कितना सा चिप है वो 10-15 हज़ार रुपए का आता है, बॉक्स में आ जाता है। तो जो क्योंकि इंडिया की जो 70% इंडस्ट्री है देयर फार फ्रॉम द सी बोर्ड, तो उनको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें हमने एक गवर्नमेंट से ये डिमांड की है कि जो CSR के फंड है वो 2% CSR फंड्स वो हमें जो कारपोरेट्स हैं उनको स्पेंड करने पड़ते हैं। वो आप स्किल डेवलपमेंट, वो आप ग्रीन सिटीज, हेल्थ पे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे मतलब यूज कर सकते। हमने ये रिक्वेस्ट की है कि अगले 5 सालों के लिए जो 1% CSR है वो खाली R&D पे यूज किया जाए। उससे क्या है कि जो कंट्री है वो एक हाईटेक की तरफ, हमारी इंडस्ट्री हाईटेक की तरफ काम कर पाएगी। तो ये देखो, अगर हमें इंडिया को हम जैसे बात कर रहे हैं कि 204 डेवलप्ड कंट्री में डिक्लेयर करना है, तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर हम हाईटेक पार्ट्स में ऑल्दो देयर इज इम्प्रूवमेंट, बट देयर इज स्टिल ए ह्यूज गैप। आप जापान की टेक्नोलॉजी देखो, इवन चाइना आज से कुछ साल पहले खाली वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट और हाई वॉल्यूम बनाता था। अभी उनकी एक ऐप आई है जिसने सारी बाकी ऐप्स को AI ऐप में हिट कर दी। तो ये एक इंडिकेशन है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी पे, और आप पिछले 5 साल में देखो उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काफी इन्वेस्ट किया और उनकी टेक्नोलॉजी अब बेटर हो। देखो हर कंट्री का ऐसे ही होता है। कोरिया की एग्जांपल ले लो,
20 ईयर बैक आप जापान की एग्जांपल लो, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो पहले लो एंड प्रोडक्ट बनते हैं, उसके बाद हाई एंड प्रोडक्ट बनते हैं, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। ये हर कंट्रीज का ऐसे होता है, मगर इट इज गुड टाइम फॉर इंडिया। जैसे डिफेंस में अभी हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है इंडिया में, ऐसे ही जो बाकी भी देखो, अभी भी बहुत से ईवी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, या जो नए व्हीकल्स आ रहे हैं, बहुत से सेंसर्स हैं, बहुत से ऐसे इक्विपमेंट है जो अभी भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया को उसके लिए सेल्फ सफिशिएंट अगर होना है तो इंटरनल रिसर्च डेवलपमेंट और एमएसएमई कैन प्ले विटल रोल। बहुत धन्यवाद सर, आप टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस के ऊपर अभी चर्चा की है। एक आपने शुरू में कहा था कि बतौर CISU आप लोग CICU आप लोग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की तरफ से मदद करते हैं, आप एक स्किल लेबर की तरफ से मदद करते हैं। MSME का एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है, उनके पास स्किल्ड लेबर नहीं होते स्पेसिफिकली। तो अगर लेबर के हिसाब से या ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से अगर अपग्रेड करना हो, या अपने काम को छोटे टाउन में मैन्युफैक्चरिंग के और अपग्रेड करने के लिए काम करना हो, तो क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, स्किल्ड डेवलपमेंट और स्किल्ड मैन पावर काफी इम्पोर्टेंट है। अब हमें जो यहाँ लोकल ITI है उसको हमने अपग्रेड करवाया, और उसमें क्या है कि पहले जो कोर्सेज थे बड़े पुराने ट्रेडिशनल मशीनों को हम उसमें यूज करते थे। अब जो हाई एंड जैसे CMM है, और उसके अलावा उसमें जो भी न्यू जनरेशन इक्विपमेंट है, CNC मशीन है, रोबोट टीचर है, 3D प्रिंटर है, इसकी ट्रेनिंग हमने वहाँ पे भी शुरू कराई है। बाकी गवर्नमेंट अगर आप इन हाउस ट्रेनिंग देते हो तो उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, वो सपोर्ट करते हैं। सो स्किल डेवलपमेंट मगर जो बहुत छोटी इंडस्ट्री है, अनफॉर्चुनेटली उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी मैन पावर को स्किल कर सकें। सीसू लेवल पे हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिसको अभी हमने डिस्क्लोज नहीं किया, मगर मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ कि हम स्किल्स ऑन व्हील्स की तरफ जा रहे हैं, ताकि हम अभी जॉब फेयर लगाते हैं तो हमारे विलेजेस में बहुत से ऐसे यूथ हैं जो काम करना चाहते हैं, मगर उनको पता नहीं कि कहाँ जाए। जो फर्स्ट स्टेप है उनके लिए वो मुश्किल। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक तो उनको बस से, जिस बस से लाया जाए मॉड से, जो इंटीरियर विलेजेस हैं, उसमें आते हुए उनको ट्रेनिंग दी जाए, और वापस जब शाम को छोड़ना है तो तब भी जाते हुए ट्रेनिंग दी जाए। इसमें बहुत से इंडस्ट्री को वुमेन वर्कर मिल सकते हैं, CNC ऑपरेटर मिल सकते हैं, जो क्योंकि इंडस्ट्री बहुत तेजी से बदल रही है। इंडस्ट्री में जो कन्वेंशनल मशीनें थी वो वैनिश हो रही हैं, नई CNC मशीनें, हाई एंड इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, रॉबोट्स बहुत स्पीड से। हमने पीछे एक डील की थी तो इंडस्ट्री ने बल्क में रॉबोट्स लगाए। तो जहाँ भी जो प्रोसेस डिफिकल्ट है या जहाँ बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, वहाँ पे इंडस्ट्री चेंज कर रही है। तो उसके साथ ही हमारी स्किल नीड्स चेंज हो रही है। तो हम अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट भी काफ़ी कोशिश कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि देखो कोई इंडस्ट्री चलानी है तो उसके लिए 5 चीज़ें चाहिए: मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड एंड मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट। एक बार फिर से आप बताइए। मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब एक ऐड हो गया एनवायरनमेंट। सो सारी इंडस्ट्री की तरक्की इसी की तरफ घूमती है। तो अगर हमने इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है, या जहाँ भी इंडस्ट्री लगती है, ये 5-6 चीज़ों का पहले ध्यान रखना है। आपने जो भी बताया मैं उसको बस रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैन, मशीन, मेथड, मैनेजमेंट, मटेरियल और एनवायरनमेंट, इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में देखते हुए, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर्स का समिट है, और मैं एक सवाल अपनी तरफ से लेता हूँ, फिर मैं, जैसे मैंने कहा था कि ऑडियंस ज़्यादा सवाल पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप चूंकि अनुभवी हैं, 34 सालों से आपने फील्ड में काम किया हुआ है, आपको क्या लगता है कि MSMEs के मैन्युफैक्चरर्स के खास करके ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या होते हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व किए जा सकते हैं? फिर मैं चाहूंगा कि रियल टाइम जो चैलेंज आ रहे हैं वो जनता पूछे और फिर बात हो। तो स्टेज पे बैठ के ना स्टोरी सुनानी बड़ी आसान है, मगर जो रियल MSME की पेन है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि MSME को वही 1-2 फैमिली मेंबर है, उनको प्रोडक्शन भी देखनी है, उनको मार्केटिंग भी देखनी है, उनको गवर्नमेंट बॉडीज के साथ भी डील करना है। जबकि सीसू काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर देता है, किसी को दिक्कत नहीं आने देता। वी हैव स्टाफ मेंबर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सपोर्ट करते हैं। मगर उसका तरीका मैंने MSME के साथ बहुत बार शेयर किया कि जो 80% आपका बिजनेस है उसको एज इट इज चलने दो।
ताकि आपका कम से कम जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की वो पूरी होती है। जो 20% के आपके रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो मैन पावर है, वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिसर्च की तरफ लगाओ। क्योंकि जो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग का फिनोमेना है वो बोलता है कि आपका 30% रेवेन्यू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से आना चाहिए, क्योंकि उसमें वैल्यू एडिशन बड़ी अच्छी रहती है। तो उसमें आप 80% चलाते रहो और 20% धीरे 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 करके अपनी एमएसएमई को इम्प्रूव करो, ताकि आपका जो चलता काम भी ना रुके और आप एमएसएमई को इस रूट से इजीली आगे लेके जा सकें। बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने कहा कि स्टेज पे कहानियां सुनाना आसान है और एमएसएमई की पेन काफी बड़ी है। मैं चाहूंगा कि हमारे जो एमएसएमई के साथी हैं जो अपने चैलेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आगे आए, वो अपने सवाल पूछें, क्योंकि ऐसे अनुभवी व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं जिन्होंने कई सारे बिजनेसेस स्टेबल करके और फिर उनको ऑटोमेट मोड पे छोड़ दिया है। तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। स्टेज मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से अभी आपने बताया कि जो चैलेंजेज हैं 20% उनको अपग्रेडेशन में लगाना चाहिए। और एक जो पॉइंट आपने कहा कि चूंकि ज्यादातर ये एमएसएमई परिवार पे आधारित होती हैं, इसी में ही लोगों को ऑपरेट करना होता है और मेजर फोकस सेल्स पे होता है। उस सेल्स के दौर में सेल्स के चैलेंजेस को एक मैन्युफैक्चरर कैसे सॉल्व कर सकता है इस दौर में जब उसको प्रोडक्शन का भी ख्याल रखना हो? देखिए, सेल्स के लिए जो बेस्ट है और लुधियाना का यूथ इसके लिए काफी काम करता है। एक तो एग्जीबिशन में एग्जिबिट करना चाहिए। बाकी अभी आपके प्रोडक्ट कैसे हैं, वो B2B सेल होने वाले हैं, B2C सेल होने जाते हैं। अगर तो B2B है तो बहुत से अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जैसे लिंक्डइन है, उस पर आप अच्छे कनेक्शन बना सकते हो। और अगर आपका B2C है तो जितने भी ये मीटा पे, फेसबुक पे बहुत से ऐसे आपकी अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए। एमएसएमई के पास कई बार अच्छी वेबसाइट भी नहीं होती है। वेबसाइट बढ़िया होनी चाहिए, उसका एसईओ करना चाहिए ताकि लोगों को, खाली वेबसाइट बनाने से कुछ नहीं होगा, ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या बनाते हैं। बाकी जो एमएसएमई है उसको फंड की शॉर्टेज रहती है हमेशा। हम आईपीओ पे काफी प्रोग्राम्स करते रहते हैं। एसएमई आईपीओ, ये मुझे याद है 20 साल पहले हमने डिमांड की थी कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास खाली बैंक्स ही है। तो ये एक बड़ी आजकल बड़ा एक इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी है। और आप देखते हो कि आजकल इवन जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो भी शेयर्स में पैसे लगाने लगे। सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बाकी ये डिपेंड करता है आपका गोल क्या। अगर तो आपका गोल है 10-15% ग्रो करना है तो आराम से जाओ, क्यों इतना माथा पच्ची करने की जरूरत है। 15-20% ग्रोथ तो ऐसे ही हो। मगर जो हमारे पास सीसू में जो यूथ है ना, वो सारे मतलब 100x वाले हैं। तो अगर आपका बिजनेस गोल अच्छा है, बड़ा गोल है, तो देन यू कैन गो फॉर एसएमई आईपीओ और अदर ऑप्शन। और इससे जो ग्रोथ है आपकी मल्टीपल ग्रोथ हो सकती है, आपको ग्लोबल एक्सपोजर हो सकता है। और फिर आपको फंड्स के लिए या कोई नए इक्विपमेंट लाने के लिए आपको पीछे नहीं देखना पड़ता। कंपनीज आपके पीछे आती है, बैंक आपके पीछे आते हैं, इफ योर बुक्स आर स्ट्रांग। तो ये सारा आपका बिजनेस गोल पे डिपेंड करता है। अगर और मैं सबको एक, मुझे बड़ा वाजपेयी साहब का, हम कोई पोलिटिकल लोग नहीं है, मगर वाजपेयी साहब का एक बार ना बजट में उन्होंने बड़ा अच्छा शेर बोला। वो कहते कभी तो तूफान में कूदना पड़ेगा, कब तक चलोगे किनारे किनारे किनारे। सो ये जो ग्रोथ है वो किनारे चलने वालों की गेम नहीं है। और जो हमारे साथ सीसू में जुड़े हैं, एक यंग एंटरप्रेन्योर था, वो हमारे साथ जुड़ा, उसकी 1 करोड़ टर्नओवर थी। वो सिंपल बार बनाता था, मगर उसने वहां से अब हमारी नेटवर्किंग में डिस्कशन हुई। ये देखो ना कि अगर आप 5 सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ रहते हो तो छठे आप रहो और सही। तो उसकी टर्नओवर 1 से 40 करोड़ 3-5 साल में पहुंची। तो जो लोग ग्रो करना चाहते हैं उनको वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। और बड़ा सिंपल प्रोडक्ट है, वो हाई एंड प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट से उसने इतनी ग्रोथ कर ली, वैल्यू एडिशन बढ़ा ली। और सीसू में एक और हमारा इनिशिएटिव है, दैट इज ग्रोथ रेट। वो दैट इज लाइक ए मिनी एमबीए। जब आदमी इंडस्ट्री में आ जाता है, बहुत से लोग टेक्निकली एजुकेटेड है, तो वो मेरे ख्याल 4 महीने का कोर्स है एवरी सैटरडे। उसमें सेल्स कैसे करनी है, फाइनेंस कैसे करना है, और जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके साथ हम
उनकी इंटरेक्शन करा देते हैं। ऐसे ही एक एक्सपोर्ट के लिए कोर्स, और जो भी हम कोर्सेज करते हैं उसमें कोई ज़्यादा स्टोरीज नहीं होती, जो रियल टाइम हमें इश्यूज आते हैं इंडस्ट्री को, उन्हीं को हम एड्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। I have one question, please. जी Myself is C.A. Shahi. We are 7-year-old family and we are providing business consultancy and taxation services since 30 years. We are dealing with various industrialists and other businesses. तो उस केस में बेसिकली जो इस नॉर्थ इंडिया में इशू आ रहा है लेबर का, जैसे आपने पहले सजेस्ट किया, तो वर्क कल्चर नहीं है। तो हमारा इंडिया का कंपटीशन जो वर्ल्ड की कह लीजिए इकोनॉमी सबसे ऊपर जा रही है चाइना, उससे कंपटीशन है, तो उनके कंपैरेटिवली हमारे इंडिया में तो वर्क कल्चर नाम की कोई चीज नहीं है। तो हाउ वी कैन उनसे compete कैसे कर पाएंगे? इस चीज को जनरली वी कैन डिस्कस, लेकिन बेसिक कोई गिद्दड़ सिंगी या कुछ ऐसी कोई गुर मिल जाए जिससे हम अपने स्टूडेंट को या अपने वर्क कल्चर को एजुकेट कर पाए। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? अदरवाइज वी हैव द अदर अल्टरनेटिव टू यूज द रोबोट टू डू अवर वर्क इन इंडस्ट्रीज एंड अदर ऑफिसेज। प्लीज। देखो, वर्क कल्चर के लिए आपकी इंडस्ट्री है क्या? आपने बताया, मैं भूल गया। Myself is chartered accountant. I am business consultant and taxation. तो आपका वर्क कल्चर की प्रॉब्लम आपके स्टाफ के साथ आती है? नहीं, I am not saying about my office. मैं काफी जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो इंडस्ट्री में हैं या बिजनेस में हैं, उनके वर्क कल्चर में वो सभी हमसे डिस्कस करते हैं ये इशू आ रहा है। तो ये बिगेस्ट इशू है प्रेजेंटली। फाइनेंस इज नॉट द बिगेस्ट इशू प्रेजेंटली। ये किसी को भी फाइनेंस चाहिए, टोटल जो आपकी प्रोजेक्ट कोस्ट है 75% इजीली बैंक प्रोवाइड कर देता है। गवर्नमेंट इतनी सब्सिडीज दे रही है। और क्वेश्चन आ रहा है ओनली वर्क कल्चर का। जो हमारे वर्कर हैं वो काम नहीं करना चाहते, वो कहते हैं विदाउट काम किए हमें मैक्सिमम पे मिल जाए। ये जो दिमाग में एक इंजेक्शन है, इसको कैसे निकाल के नया इंजेक्शन लगाया जाए? देखो, ये कभी चीजें आप कहते हो ना, ये इंजेक्शन वाला काम नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बदलते वो कहते हैं ना कि 10-20 साल लग जाते हैं। अगर आज भी आप शुरू करोगे, मगर लुधियाना में जैसे हमारे बहुत से मेंबर हैं, कुछ कंपनीज का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, कुछ कंपनीज का वर्क कल्चर मिडिल लेवल का है, और जो एमएसएमई छोटी एमएसएमई है वहां पे इसका कल्चर का इशू रहता है। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टिंग से आपने कैसे नर्चर किया। तो अगर आपने स्टार्टिंग से, देखो आदमी क्यों काम करता है, दो चीजें हैं, फियर एंड ग्रीड। उसके लिए आपने क्या मैकेनिज्म बनाया है? अगर कोई अच्छा काम करता है उसको कैसे अप्रिशिएट करते हो, अगर नहीं करता है उसको कैसे पनिश करते हो? ये चीजें देखो बड़ी लॉन्ग टर्म है। अगर आज इम्प्रूव करना शुरू करोगे, यहाँ ऐसी कंपनी है बहुत सी, हम भी बहुत सी मल्टीनेशनल से डील करते हैं, उनके यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ यूनियन उनका वर्क कल्चर, प्रोडक्टिविटी यहाँ से बेटर रहती है। और यहाँ लुधियाना में भी बहुत सी ऐसी कंपनी है जिनका वर्क कल्चर बेटर। So anyone who want to improve the work culture, he has to start from today. But ये मत समझो कि इंजेक्शन लगा के चीजें बदल जाएंगी। It will take years and years to improve the things. बाकी नो डाउट लेबर पहले से जो आ रही है अभी काफी, कम से कम हर कोई 10वीं पास है, जो यूपी बिहार से भी हमारे पास काम करने आ रहे हैं। जो लोकल लड़के हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, मगर हमें जो वर्कशॉप्स है या जो वर्क प्लेस है उसकी जो एनवायरनमेंट भी कुछ इम्प्रूव करनी चाहिए। उसके लिए देखो अच्छा फूड होना चाहिए, कैंटीन में फूड मिलना चाहिए। उसके अलावा उनको बाकी जो मिनिमम फैसिलिटीज हैं, क्लीन, नीट एंड क्लीन वाटर, गुड टेम्परेचर, ये जो चीजें हैं वर्कशॉप में मिलनी चाहिए। देखो क्या होगा, ये डिमांड सप्लाई की भी गेम है। अगर आपके वहाँ पे बेनिफिट्स रहेंगे तो ज्यादा एम्प्लॉइज आएंगे, आप फिल्टर कर सकते हो, अच्छे को रख लो, खराब को बाहर निकालो। अगर आपके पास फैसिलिटीज एट पार नहीं है बाकी इंडस्ट्री के, तो आपके पास लोग काम करने ही नहीं आएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो वर्क लेबर है आएगी, और वहां पर वर्क कल्चर कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकता। आज से 10-15 साल पहले तो कंपनीज में HR डिपार्टमेंट भी नहीं रहता था, बट नाउ आई लाइक टू से दैट थिंग्स आर चेंजिंग फास्ट। और हमारा सीसू का HR का ग्रुप है, उसी में मेरे ख्याल 200 के करीब HR के लोग, और रेगुलर एक्टिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्क कल्चर इम्प्रूवमेंट, ये रेगुलर वहाँ पे ट्रेनिंग होती रहती है।
एक ट्रेनिंग को हम कॉस्ट समझते हैं, ट्रेनिंग को इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए। हम ट्रेनिंग के लिए, चाहे वो वर्कर है, आप जो अच्छी कंपनीज रहती हैं जहाँ कल्चर, भाई साहब ने बोला कल्चर अच्छा है, वो ड्राइवर से लेके सीईओ तक को ट्रेनिंग देते हैं। अगर हम यहाँ समझते हैं कि आदमी जाएगा 2 दिन लगा के आएगा, टाइम वेस्ट होगा, तो इसके लिए इसको हमें इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए, इसको कॉस्ट नहीं समझना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। Now to facilitate, sir, I would like to call upon the stage Mr. Amit Kumar, sir. Can we have a huge round of applause for our speaker? देखिए, सबसे पहली चीज है कि हम इस स्टार्टअप के टाइम में जो दिल्ली गुड़गांव में बिजनेसेस बन रहे हैं, जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ साल भर में करते हैं, कुछ डॉग फूड्स या फिर कुछ छोटे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, D2C में कर रहे हैं, हम पूरा दिन टीवी पर उनको देखते हैं, उनकी कंपनी की बैलेंस शीट नेगेटिव में होती है, तब भी हम उनको एंजॉय करते हैं। समवन फ्रॉम 300 किलोमीटर दूर इंडस्ट्री में लीड कर रहे हैं, सादगी से अपना जीवन जीते हैं, कोई PR की दुकान नहीं है, वो उसके बाद भी इतना शानदार कर रहे हैं। हम सब में से कईयों का सपना होगा वो कार जी जैसी कंपनी हम भी बनाएं, तो तालियां बहुत ज़्यादा बजनी चाहिए। जब हम सब एक दूसरे को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो व्यापारियों को सेलिब्रेट करने कोई बाहर से नहीं आने वाला। तो जब किसान किसानों के लिए कंधे से कंधा लड़ाते हैं, जवान जवान के लिए लड़ाते हैं, तो हम क्यों शर्माते हैं? ये हमारा धंधा, हम इस पे प्राउड करते हैं। तो कार जी के लिए और कस के तालियां बजा सकते हैं, उन्होंने अपनी फ्लाइट कैंसिल करके सरेंड किया। थैंक यू सो मच सर।